हाय दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष टॉक शो के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं आज के मुकाबले दिल्ली वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बारे में। और ये मुकाबला बिल्कुल मस्ट विन मैच है। मस्ट विन तो नहीं कह सकते पर मस्ट विन मैच है दोनों टीमों के लिए। जो जीतेगा वो तो क्वालिफाई कर जाएगा दूसरे नंबर के लिए और वो दूसरे पोजीशन पर रहेगा, वो उससे हट नहीं सकता। तो ये मुकाबला दूसरे नंबर के लिए है। दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। और दोनों टीमों का पिछला प्रदर्शन देखें तो कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। पिछले रखते हैं दोनों ही टीमें दो तीन मैच, दिल्ली तो लगातार 4 मैच हार चुकी है और साथ बेंगलोर अपना दूसरा मुकाबला 2 मुकाबला लगातार हार चुकी है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है दोनों टीमों के साथ कि ये पहले तो शुरू में खूब अच्छा करती, पर जैसे जैसे एंड होते जा रहा है सीजन, ये थोड़ा सा अपना प्रदर्शन थोड़ा सा लो करती जा रही है। क्योंकि शायद थोड़ा सा दिल्ली के साथ ये रहा कि कुछ उन्होंने पहले चेंजेस करने पड़े। ऋषभ पंत बाहर हुए थे, जब ऋषभ पंत आए तो उनकी वो फॉर्म नहीं है। हम जो ऋषभ पंत को देखते थे पहले बिल्कुल बेबाक अंदाज में खेलते थे, एकदम आते ही खूब लंबे लंबे चौके छक्के। इस साल उनसे उनकी एक भी पारी ऐसी नहीं है जिन्होंने खूब चौके छक्के मारे हो। एक पारी छोड़ो उनकी एक 50 नहीं है इस पूरे आईपीएल के अंदर। और हमने ऐसा लगता है जब से खेल रहे हैं हम ऐसा देखा ही नहीं कि ऋषभ पंत जैसे बड़ा प्लेयर जिसकी एक 50 ना हो। तो ये बहुत कम देखने को मिला है। पर इस साल कुछ अलग ही हुआ है इस आईपीएल के अंदर, ऋषभ पंत की एक 50 भी नहीं हुई है। वही बात करें श्रेयस अय्यर की, तो उनकी फॉर्म भी अप डाउन, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर कभी बहुत ज़्यादा नीचे रही है। तो उनका थोड़ा सा एक दिल्ली का यह थोड़ा सा मसला रहा है कि इनके प्लेयर अंदर बाहर होते रहे हैं। और पृथ्वी शॉ भी कुछ शुरू में खूब अच्छा खेले, बाद में एकदम से उनकी फॉर्म पता नहीं क्या हो गायब सी हो गई। 0-0 1-2 10 ऐसे ही करके वो सब आउट होते चले जा रहे हैं बार बार। तो दिल्ली के लिए मसला ये रहा है। वही बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर का जो टॉप 4 बल्लेबाज है वो फायर नहीं कर रहे हैं। उसमें एरन फिंच शुरू में थे, उन्होंने अब उन्हें हटा के जोशुआ फिलिप्स को लाया गया है। तो पिछले 2 मैच में उन्हें थोड़ा इंटेंट अच्छा दिखाया है, बल्लेबाजी भी अच्छी खासी करी है। पर्डिकल से थोड़ा सा शॉर्ट सिस्टम में लगना कम हो गए हैं, वो थोड़ा सा काफ़ी लंबे लंबे हिट्स नहीं लगा पा रहे हैं। खेल तो अच्छा रहे हैं, वो कहते हैं कि एकदम जो ओपनर्स होते हैं थोड़ा विस्फोटक ओपनर, वो विस्फोट नहीं कर पा रहे इस समय। और विराट कोहली की फॉर्म पिछले 2-3 मैचों से देख रहे हैं कि फिर से थोड़ी सी अप डाउन जा रही है। और डिविलियर्स को हमने देखा चेन्नई के खिलाफ उन्होंने शुरुआत उन्हें काफ़ी अच्छी मिली थी, उनको 36 या गेंद में 40 रन के करीब थे। पर हमने कभी डिविलियर्स को देखा नहीं कि इतना स्लो खेले वो, क्योंकि उतने ही गेंद में वो शतक मारने की काबिलियत रखते हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है दिल्ली के साथ। पर हम जानते हैं कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, तो ये थोड़ा सा कमबैक करने की कोशिश करेगी यहाँ पे रखते हैं बेंगलोर। और यही दोनों टीम के लिए मस्ट विन मुकाबला है, जो जीता वो क्वालिफाई। और अगर जो ये मैच हारते भी हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितने मार्जिन से हारते हैं। कि अगर जो ये 22-23 रन के मार्जिन से हारते हैं तो ये बढ़िया बात रहेगी कि क्या कहते हैं, ये तब भी 2 और 3 पे रहेंगे, क्योंकि इनके पीछे कोलकाता है और क्या कहते हैं हैदराबाद। यहाँ पे हैदराबाद का रन रेट इनसे बहुत बेहतर है। अगर मैं रन रेट की बात करूँ दोनों ही टीमों के, तो रन रेट में दिल्ली का रन रेट है -0.15 और वहीं आरसीबी का है -0.14, केकेआर का है यहाँ पे -0.21 और एसआरएच का है प्लस में 55। तो ये है बहुत देखने वाली बात है कि दिल्ली अगर ये दोनों मैच में, कि अगर इस मैच में अगर जो हारते भी हैं तो कितने कम मार्जिन से हारते हैं। अगर ज़्यादा मार्जिन से हारेंगे तो फिर इन्हें डिपेंड होना पड़ेगा एसआरएच वाले मैच पे, कि वहाँ पे सोचेंगे मुंबई एसआरएच को हरा दे तो जाके दोनों क्वालिफाई कर जाए। और अगर जो मुंबई वहाँ पे एसआरएच जीत जाती है तो उन्हें फिर देखना होगा कि ये कोलकाता के जो रन रेट है उनसे इनका रन रेट बेहतर है। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ये बिल्कुल हमें पता चलेगा कल के मुकाबले, जो बिल्कुल इस टूर्नामेंट का एंड मुकाबला है इस सीज़न का, उसका क्वालिफायर खेले जाएगा। मतलब क्वालिफायर से पहले मैच में पता चलेगा कि कौन 4 टीमें क्वालिफाई कर रही है। तो ये आईपीएल बिल्कुल बहुत गजब हुआ है। मतलब शायद ये इस पूरे 13वें सीजन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे मैच क्वालिफायर के एंड में पहुंच गए हम लोग, पता चल गया आने वाला है मैच। और अभी तक हमें पता ही नहीं है कि टॉप एक टीम को छोड़ के एक मुंबई क्वालिफाई कर चुकी है, बाकी 3 टीमों को पता ही नहीं कि कौन क्वालिफाई करेगी। तो ये आईपीएल बिल्कुल इनक्रेडिबल आईपीएल हो चुका है। मज़ा आ गया इस आईपीएल को देख के कि इतना सस्पेंस किसी मूवी के अंदर नहीं होता जितना सस्पेंस इन लोगों ने इस आईपीएल के अंदर डाल दिया है। तो अब बात करें दोनों ही टीमों की बैटिंग की, तो बैटिंग में ये सकते हैं दिल्ली की जो टॉप ऑर्डर है उन्हें फायर करना पड़ेगा। इसमें खासकर शिखर धवन पिछले 3 मैच में 0 रन पे आउट हुए हैं। 2 मैच में शतक मारा, उसके बाद वो 0 पे आउट हो गए। तो ये शिखर धवन का देखना पड़ेगा कि वो अब ये है बड़ा मुकाबला है, अब बड़े मंच के प्लेयर है। हम सब जानते हैं शिखर धवन कितनी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और करके दिखाया भी है इस आईपीएल के अंदर। पर उन्हें अब
और बढ़िया करके दिखाना पड़ेगा। ये बड़ा मंच है और इन्हें फायर करना ही पड़ेगा। अगर वो ऊपर से फायर करते हैं तो नीचे प्रेशर रिलीज होगा और फिर नीचे के बैट्समैन भी, उनके पास अच्छी खासी बैटिंग है जो फायर कर सके। और दूसरा पृथ्वी शॉ को थोड़ा सा इंटेंट बदलना पड़ेगा। भाई हर बॉल पर चौके छक्के नहीं मार सकते आप, कि आप आओ और पहली बॉल पर लप्पा घुमाओ, चलो पहली पे लग गया, दूसरी पे लग गया। पर अगर हर बार कोशिश करते रहोगे तो बॉलर ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं इतना बेवकूफ़ कि अब हर बॉल पर चौका ही मार दे, खाएगा वो भी अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेगा कि आप चौका ना मार पाओ। और फिर देखते हैं, यही हमने पिछले मैच ट्रेंट बोल्ट को शायद उन्होंने 2 चौके मारे, उसके बाद उन्होंने देखते हैं आउट कर दिया उन्हें एक बाउंसर लगा के। तो ट्रेंट बोल्ट जैसे प्लेयर देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कम बैक नहीं करेंगे, कम बैक करेंगे। तो थोड़ा सा उन्हें विकेट पर रुक के खेलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपना नेचुरल गेम छोड़ दें, पर ऐसा नहीं कि एकदम से ही वो पहली गेंद से ही हवाई फायर करना शुरू कर दे। थोड़ा सा 1-2 ओवर देखो। हमने कई टीमों को देखा है कि कहते हैं शुरू के 1 ओवर में 1 रन 2 रन, फिर जब सेट हो जाते हैं बल्लेबाज फिर वो फायर करना शुरू करते हैं। हमने इस आईपीएल में कितने बार देखा है ये। तो ये पृथ्वी शॉ को समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा विकेट पर रुक के खेले तो फिर अच्छा खेलेंगे। उसके बाद श्रेयस अय्यर आते हैं। श्रेयस अय्यर को भी अपनी कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी। उन्हें पता लगते हैं, उन्हें जिस तरह सल अच्छा प्रदर्शन किया पर उनका अप डाउन प्रदर्शन रहा है, पर इस मैच में उन्हें अपनी कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी। कहते हैं कप्तान फ्रंट फुट से लीड करता है, तो उन्हें भी इस बार फ्रंट फुट से लीड करना पड़ेगा। और वही ऋषभ पंत को भी हम हर साल देखते हैं कि उनकी एक पारी आती है तो बिल्कुल विस्फोटक होती है। तो शायद ये पारी अगर जो आज नहीं तो फिर कभी नहीं, ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं बेंगलोर के दृष्टिकोण से देखें तो बेंगलोर को मैं जो देवदत्त पड्डीकल है वो या तो 2 तरीके से खेल सकते हैं, या तो आया खूब फायर करना शुरू कर दे एकदम से ही। ये देखते हैं कि अगर पहले बैटिंग करें तो खूब फायर करना शुरू कर दे कि हम स्कोर बोर्ड पे 200 रन लगाएंगे, अच्छी बॉलों पर खूब मारे। या तो फिर वो कि एक तरफ वो विकेट पे एकदम चिपक से जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं कि 100 की स्ट्राइक से खेले पर 120-130 जब मौका मिले चौका छक्के मारना शुरू। वो कई 2 गेम खेल सकते हैं। और जोसेफ फिलिप्स को हम जानते हैं वो एक ही गेम होते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है, वो घुमाने की सोचेंगे क्योंकि वो उस लेवल के बल्लेबाज जो बिग बैश लीग में बहुत बढ़िया करके आए हैं। तो वो घुमाने वाले बैट्समैन ही है कि वो लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, चौके लगाते हैं। और वही विराट कोहली को भी अब ये समझते हैं उन्हें अपनी नेचुरल गेम खेलनी पड़ेगी, जो बिल्कुल आराम से पहले विकेट पर टिके, फिर धीरे धीरे पारी को आगे ले जाए। तो फिर विराट कोहली हम देखते हैं कि लास्ट में आके फिर फायर करते हैं। तो विराट कोहली का बिल्कुल 20 ओवर तक खेलना पड़ेगा, 20 नहीं कम से कम 16-17 ओवर तक, ताकि फिर जब डिविलियर्स आए उनके साथ बैटिंग करने के लिए तो डिविलियर्स को एक मंच तैयार मिले, उन पर वो प्रेशर ना आए कि 12वें ओवर के अंदर या 10वें ओवर के अंदर ही 2-3 विकेट गिर चुके हैं, अब सारा का सारा जिम्मेदारी डिविलियर्स के ऊपर ही है कि अगर वो रन नहीं मारेंगे तो फिर रन नहीं बनेंगे। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि चेन्नई के मैच में देखा था, शुरू से ऊपर से विकेट जल्दी गिर गए, फिर डिविलियर्स से विराट कोहली पे काफ़ी प्रेशर आ गया, फिर उसी चक्कर में दोनों के दोनों अपना विकेट गवा दिए दोनों ने ही। तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा क्योंकि अब दोनों के दोनों सीनियर प्लेयर हैं। अगर सीनियर प्लेयर नहीं फायर करेंगे तो फिर उनके बाद प्लेयर नहीं है उनके पास। वाशिंगटन सुंदर है, क्रिस मॉरिस है, गुरकीरत सिंह मान है, तो ये खेल अच्छा सकते हैं पर ये वो फायर वाली बात नहीं है जो डिविलियर्स से विराट कोहली कर सकते हैं, ये वो नहीं कर सकते। तो इन्हें समझना पड़ेगा। तो इन्हें 2 सीनियर प्लेयर को इनके यहाँ चलना पड़ेगा। इसमें आरसीबी में विराट कोहली डिविलियर्स को, और अगर जो दिल्ली में जाए तो वहाँ शिखर धवन और श्रेयस अय्यर को। ऋषभ पंत भी अच्छा खेल सकते हैं, पर यहाँ पे जो बात कप्तान की आती है तो कप्तान का अलग ही रोल होता है। यहाँ शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उन्हें ये पारी संभालनी पड़ेगी। अब वही मिडिल ऑर्डर की बात करें तो दिल्ली की मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा अब ढह सा गया है। जैसे जो काम मार्कस स्टोइनिस शुरू के मैच में कर पा रहे थे, अब शायद उनकी फॉर्म थोड़ी सी डाउन हो गई है, इस वजह से वो कुछ लंबे शॉट्स नहीं लगा पा रहे हैं। हमने 2-3 मैचों में देखा है दिल्ली ने कभी उन्हें एकदम से तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे भेज देती है, तीसरे नंबर पे हमने देखा था हिटमायर को फिर चौथे नंबर भेज देती है। तो ये दिल्ली को थोड़ा सा करना पड़ेगा कि जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन है और उन्हें उसी पे खिलाया जाए और उन्हें मारने के लिए थोड़ा सा वक्त दिया जाए। वो ऐसा नहीं कि 10वें ओवर में ही आके एकदम से आ जाएंगे तो फायर करना शुरू कर देंगे, वो है 15वें ओवर 16वें ओवर इस तरह आएंगे। तो फिर सिमरन हिटमायर और मार्कस स्टोइनिस दोनों ही बहुत बढ़िया फ्लो में बैटिंग करेंगे। हमने देखा कि काफ़ी मार्कस स्टोइनिस ऐसे मैच फिनिश किए हैं जो बिल्कुल दिल्ली एकदम बिल्कुल लो टोटल पे करती थी होता अगर वो मैच अगर मार्कस स्टोइनिस फिनिश ना करते तो ये दिल्ली को देखना पड़ेगा। और वही पिछले मैच में उन्होंने पता नहीं कौन सा गेंदबाज है खिलाया था, मुझे यह नाम याद नहीं आ रहा, पर उसकी जगह उन्हें अब दोबारा अक्षर पटेल को लाना पड़ेगा। तुम्हारी टीम में एक ऐसा गेंदबाज है
जिसने अभी तक पूरे रबाडा से भी कम इकोनॉमी से बॉलिंग करी है और विकेट लेके दी है, पावर प्ले के अंदर विकेट लेके दी है, मिडल ऑर्डर के अंदर विकेट लेके दी है, तो आप उन्हें ड्रॉप करने की सोच भी कैसे सकते हो? ये तो मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। और पिछले मैच में उन्होंने यही किया, मैं सोच भी नहीं सकता कि उन्होंने ड्रॉप कैसे कर दिया उन्हें। लेफ्ट हैंडर माना कि ज़्यादा है मुंबई की टीम में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उगते हैं जो अच्छा गेंदबाज होता है वो अच्छा ही गेंदबाज होता है, चाहे किस कोई भी बल आ जाए प्लेयर साउथ के सामने वो अच्छी ही गेंद डालेगा। उन्होंने ड्रॉप कर दिया, ये बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी दिल्ली हमारे, तो किसी की भी पल्ले नहीं पड़ी थी। तो दिल्ली को अक्षर पटेल को खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं। वो आते हैं 7वें 8वें नंबर पे और खूब अच्छे से लप्पे भी घुमा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े टीम को। तो ये देखना पड़ेगा दिल्ली को। और वहीं बेंगलोर की बात करें तो उनकी टीम में है फिर गुरकीरत सिंह मान है और वाशिंगटन सुंदर है और क्रिस मॉरिस है। तो क्रिस मॉरिस ने तो हमने देखा कि बल्लेबाजी जब भी उनकी बैटिंग आई अच्छी बल्लेबाजी करी है, एक आध मैच को छोड़ दिया जाए तो बल्लेबाजी अच्छी करी है। वाशिंगटन सुंदर में मतलब ये ऐसे है कि वाशिंगटन सुंदर और गुरकीरत सिंह मान ये पावर हिटर नहीं है, जो एक होता है कि मार्कस स्टोइनिस और सिमरन हिट मार है कि पहली गेंद से ही छक्का मारने की काबिलियत रखते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं, दोनों के अंदर ये पारी को संभाल सकते हैं धीरे धीरे। मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत विकेट दे देंगे अपना, पर चौके थोड़ा बहुत 20 गेंदों के अंदर 25 रन 30 रन ऐसी पारी खेल सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि 10 गेंदों के अंदर एकदम 25 रन 30 रन ऐसी पारी की इनके पास वाली गेम नहीं है। ये है गेम क्रिस मॉरिस के पास, पर क्रिस मॉरिस ज़्यादा बैटिंग करते नहीं है। अब तो आरसीबी को देखना पड़ेगा। अब इनकी इससे ये होगा कि आरसीबी का जो टॉप ऑर्डर है उस पर ज़्यादा बर्डन आएगा, क्योंकि अगर ये चारों के चारों अच्छा नहीं कर पाते तो मिडिल ऑर्डर में इनके पास कुछ ऐसे खास बल्लेबाज नहीं है जो खूब देखते हैं लंबे लंबे हिट्स लगा सके। एक गुरकीरत सिंह मान की जगह मुझे लगता है कि इन्हें शिवम दुबे को खिलाना चाहिए, क्योंकि शिवम दुबे एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि लगते हैं शायद वो काफ़ी लंबे लंबे हिट्स लगा सकते हैं। हमने उन्हें डोमेस्टिक में देखा है, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, और आईपीएल में भी इस आईपीएल में एक आध मैच में देखा कि अच्छी खासी बैटिंग करी है। तो ये कर सकते हैं गुरकीरत सिंह मान की जगह वो शिवम दुबे को बॉलिंग करा सकते हैं और खिला सकते हैं, क्योंकि शिवम दुबे 2 अवसर प्रदान करेंगे। अगर किसी बॉलर का दिन खराब चला जाता है तो शिवम दुबे 1-2 ओवर निकाल सकते हैं, इतनी काबिलियत है उनके अंदर। तो शिवम दुबे को मेरे ख्याल से खिलाना चाहिए। वैसे तो जो क्या मैनेजमेंट की क्या उनके सोच है कि गुरकीरत सिंह मान के साथ जुड़े रहेंगे या शिवम दुबे को लेके आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पल्ला मुझे लग रहा है कि दिल्ली की तरफ झुका हुआ है मिडिल ऑर्डर के अंदर। तो और वहीं स्पिन की बात करें तो स्पिन में दिल्ली के पास अश्विन और अगर जो जिसको भी खिलाया था पिछले यार नाम बिल्कुल दिमाग से नहीं उतर रहा है, उसकी जगह मुझे अक्षर पटेल खिलाना चाहिए। बाकी उसने भी अच्छी खासी बॉलिंग करी थी, ऐसा नहीं है, पर अक्षर पटेल के साथ क्या है कि वो तुम्हें बैटिंग में अच्छी खासी बैटिंग प्रदान करेंगे। अगर कभी ऊपर से ढहते हुए चले जाते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं अक्षर पटेल। तो ये है अक्षर पटेल के साथ एडवांटेज। और बैटिंग उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी बॉलिंग भी करी है, सबसे बेहतरीन इकनॉमी से बॉलिंग करी है दिल्ली की तरफ से। तो अक्षर पटेल के साथ उन्हें जुड़े रहना चाहिए। और उसके बाद अश्विन तो है ही बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, बिल्कुल उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है। ऐसा नहीं कि वो बहुत विकेट भी लेके दी, पावर प्ले में ही दोनों बॉलर बॉल डालते हैं और इस वजह से और मिडिल ऑर्डर में तो दोनों ही बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। अश्विन तो कभी कभी देखा है हमने 17-18 ओवर डालते हुए, तो इससे पता चलता है कि कितनी बढ़िया क्वालिटी के बॉलर्स हैं दोनों के दोनों ही। और बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर के पास भी वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल के इस समय स्पिनर्स हैं युजवेंद्र चहल और फिर वाशिंगटन सुंदर। युजवेंद्र की क्या बात करूं, मतलब कमाल की बॉलिंग करी, मतलब आरसीबी के सबसे बेहतरीन बॉलर है इस समय। वो हमेशा से वही रहे हैं बेहतरीन बॉलर, चाहे उनकी टीम में डेल स्टेन आ जाए, कोई भी आ जाए, पर हमेशा से बढ़िया बॉलिंग चहल ने ही करी है। हमने देखा है कि इस साल में उनकी 20 विकेटें हैं, वो इकलौते ऐसे स्पिनर हैं जो टॉप 5 की रेस में है। तो इससे पता चलता है कि क्या मतलब बॉलिंग करे, कितनी बढ़िया। उनकी अच्छी बात यह है कि क्या कहते हैं, वो हमेशा विकेट लेने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं दूसरे बॉलर को देखते हैं, कुछ बॉलर एकदम बचने के लिए कभी वाइड फिर ये वो मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। उनकी गेंद हमेशा आगे रहती है और सटीक टप्पे पे हमेशा विकेट के लिए जाते हैं। अगर उन्हें एक चौका छक्का पड़ भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी एकदम से लाइन लेंथ बदल दे, वो उस लाइन लेंथ में और सुधार करके और धीमी बॉल डालते हैं, जिससे बैट्समैन को और छक्के छक्के मारने का कम मौका मिले। तो ये विकेट टेकर बॉलर है। इकनॉमी तो ठीक ठाक रहते हैं, 8 के करीब भी है, 7.5 के, तो भी ठीक है। एक स्पिनर्स के लिए इतना तो बनता ही है। आजकल तो T20 में कितने 10-10 के पार चले जाते हैं, पर इनका इकनॉमी बढ़िया। वहीं बात करें इनके पास वाशिंगटन सुंदर, तो सुंदर इस समय पावर प्ले के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है इस पूरे IPL के स्पिनर्स में देखें तो, क्योंकि जिस तरह वो एकदम सही टप्पे बॉल डालते हैं। हमने इन्हें चेन्नई के खिलाफ देखा था, क्या गजब की बॉलिंग करी थी,
तो वो मैच आ जाता है। पर ये आरसीबी जब मुसीबत में आती है आरसीबी, तो ये अपने मेन गेंदबाजों की तरफ देखती नहीं है, फिर ये फास्ट बॉलर पे आ जाती है, क्योंकि जब तुम्हारे पास इस आईपीएल का सबसे बेस्ट स्पिनर्स है पावर प्ले के अंदर डालने वाला, तो तुम उसकी तरफ पिछले मैच में गए ही नहीं, उसको 7वें 8वें ओवर में लेके आए। चहल के साथ भी उन्होंने यही किया, चहल को बहुत लेट लेके आए। तो जब तुम्हें कहते हैं जरूरत है जिस विकेट टेकर अपने बॉलर्स की, तो तुम उसके साथ विकेट के साथ जुड़ते नहीं हो। ये थोड़ा सा आरसीबी को देखना पड़ेगा। विराट कोहली कप्तानी थोड़ी सी यहाँ पे लग रही है कि वहाँ पे पिछले मैच में शायद चूक हो गई थोड़ी सी इनके साथ। यहाँ पे विराट कोहली को अपने जो शुरू से करते आ रहे हैं, जिस तरह मैच जीतते आ रहे हैं, उसी तरह इन्हें बॉलिंग करानी चाहिए। जैसे वो आते थे वास्टर सुंदर, कभी कभी तो पहला ओवर ही डलवा देते थे इनसे, पहले नहीं तो दूसरा तीसरा पावर प्ले के अंदर लगभग 2 से 3 ओवर डाल देते हैं सुंदर, और बहुत अच्छी, ऐसा नहीं कि 10-10 रन रखा दे, वो 3 रन 2 रन ऐसा विकेटें भी लेके दे देते हैं। तो ये अच्छी बात है इनके लिए, और उनके पास ऐसा बॉलर है, तो इन्हें पावर प्ले में जरूर बॉलिंग करानी चाहिए। और फास्ट बॉलिंग की बात करें तो फास्ट बॉलिंग में क्या कहते हैं, दिल्ली के पास है इस समय पर्पल कैप चली गई है रबाडा के पास से, इस समय जसप्रीत बुमराह के पास पहुंचेगी पर्पल कैप। वो 23 विकेट दोनों का, पर एक नाम जसप्रीत बुमराह की बढ़िया है। रबाडा ने पिछले मैच में थोड़े से रन खा लिए थे, उनको पिछले मैच में क्या पिछले मैच में खाए थे, पर पिछले 2 मैचों से देख रहे हैं कि रबाडा को विकेटें नहीं मिल रही। 25 मैचों के बाद ऐसा हुआ था कि उन्हें विकेटें नहीं मिल रही थी एक मैच के अंदर, पर दूसरा मैच लगातार हो गया, उन्हें पिछले मैच में विकेटें नहीं मिली एक भी। तो रबाडा का थोड़ा सा लगता है कि फॉर्म तो नहीं गई, पर थोड़ा सा लगता है कि विकेट लेने की जरूरत है रबाडा को, अब फिर से अपने उस पेस पे आने की जरूरत है। बाकी उनके पास आंध्र की नोकिया हैं जो उन्होंने काफ़ी अच्छी पेस पे बॉल डालते हैं, पर नोकिया को देखना पड़ेगा कि सिर्फ पेस ही कुछ नहीं होती, थोड़ा सा लाइन लेंथ को देखना पड़ेगा। रबाडा की तरह उनको अगर उस पेस से बॉल डालते हैं 100, 150, 156 की रफ्तार से, जिस तरह बाउंसर उनकी अच्छी पड़ेगी, बहुत बढ़िया पड़ेगी बाउंसर। थोड़ी सी यहाँ की हाइट पर बॉल रखेंगे तो और बैट्समैन को खेलने में दिक्कत होगी, तो अनिक नोकिया को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और फिर उसके साथ है पिछले मैच में हम कह रहे थे कि देशमुख को थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, हर्षल पटेल को लाया जाए, और हर्षल पटेल को लाया गया। हर्षल पटेल ने तो पिछले मैच बैटिंग भी अच्छी खासी करके दी थी, तो हर्षल पटेल के साथ जुड़े हैं, तो ये बात अच्छी है कि अब हर्षल पटेल आ गए, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो अच्छी खासी बैटिंग भी कर सकते हैं। बॉल बैट दोनों का उनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहता है। तो दिल्ली के लिए बैटिंग बॉलिंग अब थोड़ी सी अच्छी नजर लग रही है, तो मार्कस स्टोइनिस बीच में एक आध ओवर डाल देता है, किसी का दिन खराब चला जाए, तो हम तो उम्मीद करते हैं ना जाए किसी का दिन खराब, पर अगर चला जाए तो मार्कस स्टोइनिस भी 1-2 ओवर डाल सकते हैं। अब वहीं बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर के पास हैं नवदीप सैनी, क्रिस मॉरिस, इसरो डाना, और यहाँ यही 3 बॉलर है फिलहाल के फास्ट बॉलिंग में। तो एक आशा गुरकिरण मान क्या फास्ट डालते स्पीड नहीं, ये मुझे उतना शायद पता नहीं है। तो नवदीप सैनी तो उनके गन डेथ बॉलर है एकदम, मतलब वो बहुत बढ़िया बॉल डाल रहे हैं। नवदीप सैनी इस समय उनके वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है। और इस समय तो क्रिस मॉरिस ने भी अच्छी बॉलिंग करी, जब से वो आए, जब से उन्होंने काफ़ी विकेटें भी लेके दी है। जब भी विकेट की जरूरत पड़ती है क्रिस मॉरिस को बुलाते हैं, विकेटें भी लेके देते हैं, और देखते हैं बॉलिंग अच्छी करी है। और वही इसरो डाना को पिछले मैच में खिलाया गया है, उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी इसरो डाना ने भी। वो तो डेल स्टेन से पहले खिलाया था, तो डेल स्टेन वो अब विकेट टेकर बॉलर नहीं रह गए, तो अब उसके साथ फिर से वो इसरो डाना के साथ जुड़ गए हैं। तो ये देखते हैं इसरो डाना अच्छे बॉलर्स हैं। तो अगर दोनों टीमों का बॉलिंग का कंपैरिजन किया जाए, तो शायद यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दिल्ली आगे लग रही है, क्योंकि उनके पास रबाडा, नोकिया जैसे थोड़े से बढ़िया गेंदबाज है। ऐसा नहीं कि अगर 1-2 मैच खराब चला जाए तो वो गेंदबाज बेकार हो जाते हैं। हम जानते हैं रबाडा, नोकिया ने कितनी अच्छी दोनों ने मिलकर बॉलिंग करी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पल रहा दिल्ली की तरफ झुकाव ज़्यादा लग रहा है फास्ट बॉलिंग में। तो और ये मैच फास्ट बॉलिंग पे डिपेंड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैदान है ये दुबई में ग्राउंड बड़े हैं, और तो ये अच्छा अगर किसी की अच्छी बाउंसर पड़ती है तो वो छक्के में नहीं जाएगी, मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि बड़े ग्राउंड में मिस हिट भी होता है, तो वो ग्राउंड में रह जाएगी। ये दिल्ली का थोड़ा सा पलड़ा भारी लग रहा है। और ओवरऑल कंपैरिजन करें तो अगर जो प्लेयर से कंपैरिजन करें कि किस टीम का देखने अच्छी लग रही है, तो देखने में अच्छी लग रही है दिल्ली की टीम बेंगलोर से। पर अगर फॉर्म की बात करें तो दिल्ली के पास प्लेयरों पर फॉर्म नहीं है। अगर फॉर्म हो तो दिल्ली की टीम अच्छी है थोड़े बेंगलोर से, पर अगर जिस तरह फॉर्म बेंगलोर के प्लेयरों के पास है, वो यहाँ पे बेंगलोर का पलड़ा भारी लग रहा है। यहाँ पे 60-40 का है कि 60% बेंगलोर के जीतने के चांस है, और 40% दिल्ली के। शिखर धवन, श्रेयस अय्यर दिल्ली की तरफ से, उधर से विराट कोहली और AB डिविलियर्स, ये दोनों ही दो प्लेयर ऐसे हैं दोनों टीम से जो मैच को डिफाइन करेंगे कि किसकी टीम ये मैच किसका पलड़ा झुका हुआ है किस टीम की तरफ। अगर जो ये दोनों जो भी इसमें से अच्छा, चारों में से जो भी जिस टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा वो टीम डेफिनेटली जीतेगी। डेफिनेटली
लगभग जीते, क्योंकि ये इन चारों पर डिपेंड काफ़ी रहती है दोनों ही टीमें अपने अपने प्लेयरों पे। इधर शिखर धवन को देखा, पिछले 3 मैच में उन्होंने रन नहीं बनाए और वो तीनों के तीनों ही मैच हारी। एक शतक मारा था उसमें भी हार गई वो बाइला, क्योंकि उसके बाद किसी प्लेयर रन नहीं मारे थे, पर तीनों मैच में 0 मारे, तीनों के तीनों ही मैच हारी है। दिल्ली में लग रहा है कि वो 190 180 वाला स्कोर ना अगर चढ़ जाए स्कोर के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, तो वो ढहना शुरू कर देती है। यंग प्लेयर्स की यही दिक्कत होती है। एक्सपीरियंस के साथ क्या होता है कि वो उन्हें पता है कि किस पेस पे अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना है, कहाँ पे आके उन्हें फायर करना है किस बॉलर को। पर यंग प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं होता, वो स्कोर बोर्ड देखते हैं और फिर वो जल्दी ढह जाते हैं। तो और बेंगलोर के साथ ये अच्छी बात है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। हम विराट कोहली की बात कर ले, डिविलियर्स की बात कर ले, क्रिस मॉरिस हैं, चहल हैं, वाशिंगटन सुंदर भी काफ़ी समय से खेल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है बेंगलोर के लिए। तो यहाँ पे बेंगलोर का पड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है दिल्ली के मुकाबले। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये बेंगलोर मैच जीत जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किसकी साइड हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।